में है ये 1.99। जी शुक्रिया। जी जी। तो जिनके पास नई किताब हो तो उसका जो है एक बार रेफ़रेंस बता सकते हैं, नई किताब में कौन से पेज पर है? प्रसून भैया? अच्छा ये वाला टॉपिक नहीं है नई किताब में? ओके। ठीक है, तो फिर इसको ये शुरू करते हैं इसको जी। जी भैया, शुरू करते हैं। व्यक्तित्व के विकास के मूल में जिन तथ्यों को समाहित माना जाता है, उनमें से एक है शरीर में जीवनी शक्ति का प्रकटीकरण, प्राण ऊर्जा का उभार। व्यक्तित्व का मूल्यांकन सामान्यतः शरीर की सुडौलता, सुंदर चेहरे से किया जाता है, पर यह मान्यता भ्रांति युक्त है। यदि मनुष्य काला व कुरूप भी है, किंतु आहार विहार का संतुलन कर आरोग्य रक्षा में निरत रहता है, तो ऐसा निरोग मनुष्य भी प्रभाव उत्पादक व्यक्तित्व का स्वामी होता देखा जाता है। जबकि चेहरे मुहरे से सुंदर व्यक्ति रोगग्रस्त, उदास, निस्तेज, आलसी होने पर भी मरा गिरा सा टूटा हुआ प्रतीत होता है। आशा और उमंग से मन भरा हो, उत्साह और साहस स्वभाव का अंग हो, हंसते मुस्कुराने की आदत हो, तो व्यक्ति की आकृति प्रकृति आकर्षक हो जाती है। ऐसे व्यक्ति की बनावट भले ही कुरूप हो, वह सहज ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है एवं जहां जाता है अपनी उपस्थिति से वातावरण प्रभावशाली बना देता है। इब्राहिम लिंकन, सुकरात, महात्मा गांधी आदि का बाह्य स्वरूप सुंदर नहीं कहा जा सकता, किंतु उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व को, मनस्विता को, अंग अंग से फूटने वाले तेजस को कोई नकार नहीं सकता। वस्तुतः हमारा चेहरा मनस्थिति का प्रतिबिंब है। आंखों की खिड़की से भीतर की स्थिति झांकती व उस क्षेत्र का भला बुरा विवरण दर्शकों को बिना बोले ही बताती रहती है। प्रकृति ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है जिससे व्यक्ति की भाव भंगिमा, शिष्टता, कार्य पद्धति को देखते ही यह पता लग सके कि वह कितने पानी में है। शरीर बाह्य परिकर प्रभावोत्पादक हो, इसके लिए शरीर और मन को इस प्रकार ढाला जाना चाहिए कि वह सौंदर्य, सज्जा, शिक्षा आदि के अभाव में भी अपनी विशिष्टता का परिचय दे सके। शालीनता वह दूसरी शर्त है जो व्यक्तित्व को वजनदार बनाती है। इसी सत्प्रवृत्ति की सज्जनता, शिष्टता, सुसंस्कारिता आदि आदि नामों से पुकारा जाता है। गुण कर्म स्वभाव से गहराई तक घुली यह विशिष्टता पास बैठने वाले को थोड़ी ही देर में बता देती है कि सामने वाले का बसकानापन किस मात्रा में घट गया और वजनदार व्यक्तित्व को में पाई जाने वाली विशेषताओं का कितना उद्भव समावेश हो गया। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल गुस्ताव जुंग ने अंतःकरण की ऊर्जा लिबिडो को अपने शब्दों में प्रतिपादित करते हुए कहा है कि न जाने क्यों यह तथ्य बुद्धिमानों के गले नहीं उतरता कि वे मस्तिष्कीय चमत्कारों की तुलना में कहीं अधिक विभूतियां अपनी अंतः चेतना को विकसित करते हुए हस्तगत कर सकते हैं। स्वयं को यदि उच्च स्तरीय बनाया जा सके तो फिर पर के प्रति कोई शिकायत रहेगी न कोई आशा अपेक्षा ही रखनी होगी। यह कथन व्यक्ति के व्यापक सर्वांगपूर्ण विकास की चर्चा करते समय काफी महत्व रखता है। यहाँ उनका संकेत है कि हमें एक विशेष बात का ध्यान रखना होगा कि आत्मिक क्षेत्र की सबसे बड़ी प्यास घनिष्ठ आत्मीयता की है, जिसे व्यवहार में सद्भाव संपन्न मैत्री कहते हैं। पुरातन भाषा में इसी को अमृत कहते थे। मैत्री परिकर भी बढ़ना चाहिए, वह वातावरण भी बनना चाहिए, किंतु वैसी न हो जैसी कि आजकल मित्र बनकर शत्रुता का आचरण करने की विभीषिका बनकर उस पुनीत शब्द को बदनाम कर रही है। इन दिनों वैभव को सर्वोपरि मान्यता मिली है, फलतः संपदा का संचय और प्रदर्शन जन साधारण की आकांक्षा व तत्परता का केंद्र बन गया है। इसी की ललक लिप्सा में आपाधापी और छीना झपटी की
दुष्प्रवृत्तियां पनपी हैं, फलतः विपिनताएं बढ़ती चली गई। अगले दिनों यह प्रभाव उलटना होगा तथा लोक चेतना को यह सोचने पर सहमत करना होगा कि वह आदर्शों की ओर चले। इसके लिए अंतःकरण टटोलें और अंतः प्रेरणा से ही मार्गदर्शन प्राप्त करें। आरंभिक जीवन की ग्रहण संवेदनशीलता के अतिरिक्त व्यक्तित्व निर्माण का एक बड़ा कारण यह भी होता है कि बालक को माता के शरीर का रस मात्र ही नहीं मिलता, वरन उसकी मानसिक संरचना भी उस नवनिर्मित प्राणी को उपलब्ध होती और ढांचे का अंग बनती है। यहाँ यह बात विशेष रूप से स्मरण रखने योग्य है कि एक के द्वारा दूसरे को प्रभावित करने में भावात्मक घनिष्ठता सर्वोपरि भूमिका निभाती है। माता की बच्चे के प्रति जो संवेदनात्मक घनिष्ठता होती है, वह आदान प्रदान का समस्त माध्यम सुनो बनती ना है। ते काही देखतो तू माता के द्वारा वह न केवल पोषक पदार्थ प्राप्त करता है, न केवल सुविधा सुरक्षा के अनुदान उपलब्ध करता है, वरन इन सबसे बड़ी वस्तु स्नेह दुलार का वह रसायन भी प्राप्त करता है, जिसके सहारे गहन स्तर के आदान प्रदान बन पड़ते हैं। माता पिता तथा अन्य अभिभावक जो बालक के साथ जितनी भावात्मक घनिष्ठता और सहानुभूति जोड़े रहते हैं, उसे बिना मांगे ही बहुत कुछ गले उतारते रहते हैं। बालकों का यह उदाहरण यहाँ इसलिए दिया जा रहा है कि घनिष्ठता, समीपता और भावात्मक आत्मीयता के उस दोहरे प्रभाव को समझा जा सके, जिसमें न केवल सानिध्य, सुख एवं सहयोग मिलता है, वरन अंतरंग विशेषताओं के आदान प्रदान का भी द्वार खुलता है। यहाँ मैत्री की ओर संकेत किया गया है। मैत्री किसी भी कारण बनी या बढ़ी क्यों न हो, यदि वह गहराई तक पहुंची एवं आत्मीयता तक विकसित हुई है, तो फिर उसका ऐसा प्रभाव भी होना ही चाहिए कि एक पक्ष दूसरे को विशेषतः सबल दुर्बल को प्रभावित कर सके। यह तथ्य इस निष्कर्ष पर पहुंचाते हैं कि व्यक्ति को यदि उत्कृष्टता की ओर अग्रसर करना अभीष्ट हो, तो उसके लिए शिक्षण के साथ साथ आत्मीयता का गहरा संपुट लगाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। विकृत व्यक्तियों को संतुलित एवं समुन्नत बनाने में स्नेह दुलार की उपलब्धि इतनी बड़ी औषधि है, जिसकी तुलना में अन्य कोई उपाय उपचार कारगर नहीं होते देखा गया। प्यार की प्यास हर किसी को रहती है, वह समुचित परिमाण में किसी भाग्यवान को मिल सके तो समझना चाहिए कि व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु एक प्रभावशाली साधन जुट गया। प्रतिभा की विलक्षणताएं अनेकों सफलताओं का निमित्त साधन बनती हैं, किंतु यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह मात्र साधन शिक्षण आदि बाहरी प्रभाव अनुदानों से ही पूर्ण रूपेण हस्तगत नहीं होता। ऐसी बात होती तो मनुष्य को सचेतन कहते हुए भी परिस्थितियों का दास कहना पड़ता। यह तो भाग्य प्रारब्ध से भी बुरी बात होती। यदि परिस्थितियां ही किसी के भले बुरे बनने का आधार नहीं होती, तो किसी को श्रेय या दोष न देकर उन साधनों को ही सराहा या कोसा जाता, जिन्होंने उत्थान या पतन में भूमिका निभाई। चरित्र मनुष्य की मौलिक विशेषता एवं उसका निजी उत्पादन है। इसमें उसके निजी दृष्टिकोण, निश्चय, संकल्प एवं साहस का पुट अधिक होता है। इसमें बाह्य परिस्थितियों को यथेचिंत योगदान ही रहता है। असंख्यों ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिनमें लंका जैसे विषाक्त वातावरण में विभीषण जैसे संत अपने बलबूते समूची प्रतिकूलताओं को चुनौती देते हुए अपने स्थान पर अटल बने रहे। ऐसे भी कम नहीं जिनमें पुलस्त ऋषि के देव परिकर में रावण जैसे अनाचारी का प्रादुर्भाव हुआ और उसने वातावरण को एक ताक पर उठाकर रख दिया। जो व्यक्ति अपने बलबूते विनिर्मित करता है, सामान्य स्तर के लोगों पर ही हावी होती हैं। जिनमें मौलिक विशेषता है, वे नदी के प्रवाह की ठीक उल्टी दिशा में मछली की तरह अपनी पूंछ के बल पर छरछराते चल सकते हैं। निजी पुरुषार्थ एवं अंतः शक्ति को पुरुषुप्त से उभारते हुए साहसी व्यक्ति अपने को प्रभावशाली बनाते
वे व्यक्तित्व के बल पर जन सम्मान जीतते देखे गए हैं। यह उनके चिंतन की उत्कृष्टता, चरित्र की श्रेष्ठता एवं अंतराल की विशालता के रूप में विकसित व्यक्तित्व की ही परिणति है। जिसे भी इस दिशा में आगे बढ़ना हो, उसके लिए यही एकमात्र राजमार्ग है। इसके लिए किसी शॉर्टकट का किसी रूप में प्रावधान नहीं है। वह एक शाश्वत निर्धारित सिद्धांत है जिसे हर स्थिति में स्वीकार किया जाना चाहिए। जी भैया, सभी को प्रणाम मेरा। आप सार के लिए आएंगे। जी प्रणाम सभी को मेरा। अमन जी, क्या जी सर, इसमें प्रणाम। बाद में प्रश्नोत्तरी भी होती है क्या? बिल्कुल होती है। इसमें जैसे हम लोग 8-10 तक हम लोग ये करते हैं, फिर 8-10 के बाद चर्चा और ये प्रश्नोत्तरी का ही समय रहता है। जी 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 तो ठीक है सर। जी व्यक्तित्व के विकास का उद्गम केंद्र, मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा करना चाहूंगा कि व्यक्तित्व है क्या। पर्सनैलिटी इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। पर्सनैलिटी वर्ड पर्सोना से बना है, जो मॉर्फोलॉजी को कहते हैं। ये अपनी ग्रीक भाषा, बहुत से कहते हैं लैटिन भाषा का वर्ड है ये। मतलब जो बाह्य हमारी आकृति है वो कैसी है, उसको अंग्रेजी में पर्सनैलिटी बोलते हैं। व्यक्तित्व शब्द जो है, यदि हम अपने भारतीय भाषा में देखें, अपने सनातन में देखें, जो स्क्रिप्चर है हमारा, अपने आप में एक बहुत बड़ा अर्थ संजोए हुए है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसको इतना क्लियर किया, बहुत क्लियर किया उन्होंने इसको तीनों शरीरों को मैं इसको एक तरह से डिवाइड किया है, या तीनों शरीरों के ऊपर इन्होंने प्रकाश डाला है। प्रखर चरित्र, उत्कृष्ट चिंतन और शालीन व्यवहार, 3 वर्ड कहीं भी हम लिखे देख सकते हैं। शांति कुंज में भी अक्सर लिखे रहते हैं ये। तो इन तीनों को मिला के ही चरित्र बनता है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अर्थ सजोए हुए हैं। स्वामी विवेकानंद का कोड है, गांधी जी का कोड बताते हैं, और भी ये जो वेस्टर्न हमारे फिलोसफर हैं या जो ज्ञानी हैं, उनके भी वो कोड हैं। पता नहीं है तो वो किसका, कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, और करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो ये जो आज का सब्जेक्ट है, व्यक्तित्व के विकास का उद्गम केंद्र, यदि हम देखें, जैसे अभी अभी इसमें गुरुदेव ने एक एग्जाम्पल दिया है, कार्ल जुंग का दिया है। कार्ल जुंग एक स्विट्जरलैंड के बहुत बड़े साइकेटिस्ट में हैं। वो साइकेटिस्ट भी थे, वो साइकोथेरेपिस्ट भी थे, वो साइकोलॉजिस्ट भी थे। उनका जो गुरुदेव ने एक कोट दिया हुआ है, वो कहता है बंदा कि यदि वो देखिए कितना स्पष्ट लिखा उसने लिखा है कि अंतःकरण की ऊर्जा लिबिडो को अपने शब्दों में प्रतिपादित करते हुए कहा है कि न जाने यह तथ्य बुद्धिमानों गले नहीं उतरता कि वे मस्तिष्क के चमत्कारों की तुलना में कहीं अधिक विभूतियां अपनी अंतः चेतना को विकसित करते हुए हस्तगत कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत आसानी से इस बात को कह दिया है। वो भी आगे इसी बात को कह रहा है कि यदि हम अपने स्वयं को विकसित कर लें, स्वयं का मतलब यहाँ लिया गया आत्मा से, यदि हम अपने आत्मिक विकास को इतना सुदृढ़ कर लें, इतना ऊंचा उठा लें, इतना मजबूती से हम आगे बढ़े, तो जो पर वाली कहानी है वो सारी खत्म हो जाएगी। हमारा कोई पर दिखाई देगा ही नहीं इस दुनिया में। तो जितने भी हम घृणा, द्वेष और ईर्षा रखते हैं, वो वाला पार्ट तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा फिर। तो ये जो जुंग साहब ने कहा है, ये बिल्कुल सटीक कहा है, और गुरुदेव भी इसी का समर्थन करते हैं। या ऐसा कहा जा सकता है कि जुंग ने हमारे गुरुदेव की बात ही कही है। और पहला जो इसमें एक वो कोट करते हैं कि आकृति को देख के ही समझ जाते हैं, या जो ड्रेसिंग सेंस है और या वो
एक फिजिकल अपीयरेंस वाली बात कही जाती है कि आदमी देखने में ऐसा लग रहा है, आदमी अच्छा सुंदर है, उसकी गर्दन लंबी है और उसका चेहरा ऐसा है, स्किन ऐसी है, कलर ऐसा, उसका बड़ा लंबा है, बड़ा उस पर ये कपड़े फबते हैं। वो एक बहुत निकृष्ट लेवल से उस चरित्र का, इसका व्यक्तित्व का हम अब मेजरमेंट करते हैं। जो चेक शीट है वो बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ही उथली चेक शीट है वो पर्सनैलिटी का कोई उससे कोई लेना देना है नहीं। अब जो गुरुदेव ने इसमें एग्जाम्पल दिए, गांधी जी का दिया, सुकरात का दिया है, और अभी आप देखेंगे नेल्सन मंडेला को आप देख सकते हैं, उसमें ये एग्जाम्पल नहीं दिया गया, परंतु वो साउथ अफ्रीकन थे, तो शायद नीग्रो थे, तो उनकी शक्ल भी बहुत अच्छी नहीं थी। परंतु अब यदि नेल्सन मंडेला साहब को ही आप देखा जाए तो गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़े थे वो, और गांधी जी साउथ अफ्रीका में, और गांधी जी की रेस्पेक्ट भी बहुत करते थे। उसको साउथ अफ्रीका गांधी कहा जाता था, परंतु शक्ल से यदि देखा जाए तो बहुत अच्छी शक्ल उनकी भी नहीं थी। और भी जन कितने ऐसे हुए हैं कि जिनकी बारे में कहा जाए कि बहुत अच्छी शक्ल के नहीं थे। एक साउथ के और हमारे एक साइंटिस्ट हुए, मैं उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था, मैं उनका नाम तो भूल गया। तो उनको भी पहले बड़ा टीज किया था लोगों ने कि तुम, हाँ तुम पढ़ोगे, तुम ये कर दोगे, तुम वो कर दोगे। बाद में वो साइंटिस्ट हुए, वो शायद फॉरेन रिसर्च में कहीं चले गए थे, शायद कनाडा वगैरह गए थे। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी में पढ़ रहा था, तो उनका मेरे को अब नाम याद नहीं रहा, काफी पुरानी बातें ये हैं। तो मेरे कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो फिजिकल अपीयरेंस को हम, ड्रेसिंग सेंस को हम पर्सनालिटी समझते हैं, वो एक बहुत उथली और बहुत क्या कहेंगे उसको, बहुत ही एक तरह से बकवास वो है उसकी डेफिनेशन, या उसका जो हमारा देखने का अनुभव है, जो देखने का तरीका है। जो घनिष्ठ आत्मीयता की बात इसमें गुरुदेव ने कही है, गुरुदेव ने इस आत्मीय वर्ड को और भी बहुत जगह यूज किया है। आत्मीयता इन द सेंस ये कि हम यदि किसी, दो जगह गुरुदेव ने इसमें ये यूज किया है, हम यदि किसी के व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, उसको बुरे व्यक्तित्व से अच्छा व्यक्तित्व उसका बनाना चाहते हैं, तो हमें ट्रेनिंग तो देनी ही पड़ेगी, उसको शिक्षण तो उसका करना ही पड़ेगा, परंतु उस शिक्षण के साथ साथ आत्मीयता भी परोसी जाएगी। आत्मीयता एक ऐसा अट्रैक्शन है, आत्मीयता एक ऐसा कैटलिस्ट है, आत्मीयता एक ऐसा उत्प्रेरक है कि यदि हम किसी में भी इसको ऐड कर दें, जैसे वो एक रमी गेम होता है, रमी गेम में एक वो होता है जोकर, और जोकर की विशेषता ये होती है कि उसको कहीं पर भी फिट किया जा सकता है, वहीं पर उसकी काउंटिंग हो जाएगी, कहीं भी फिट किया जा सकता है, वो कहीं भी फिट हो जाता है। तो आत्मीयता को हम कहीं भी संपुट लगा देंगे आत्मीयता का, तो वहीं पर वो अपना चमत्कार दिखाएगी, वो अपनत्व दिखा देगी, जो भी हम जिससे बात कर रहे हैं, यदि हम उसके सामने गहरी आत्मीयता परोसेंगे। गहरी मतलब भावनात्मक, वो हमारी बात को, ये देखिए एक सेंस का भी एक स्तर होता है आदमी का, वो सेंस से जरूर समझ जाएगा कि ये आदमी मेरे को दिल से और आत्मीयता से प्रेम कर रहा है, या ये अपनी बात को आत्मीयता से मेरे से कह रहा है। हम किसी को कितना ही उत्कृष्ट शिक्षण दे लें, किसी को कितना ही बहुत अच्छा हम पढ़ा लें, यदि हम आत्मीयता नहीं परोस रहे हैं, हम उसको प्यार से नहीं पढ़ा पा रहे, भावनात्मक घनिष्ठता उसके साथ नहीं बना पा रहे, तो वो पढ़ाई उसको 100% पच नहीं पाएगी, और 100% वो उसका लाभ उठा भी नहीं पाएगा। इसलिए जो अपना हमारी भावनात्मक घनिष्ठता और आत्मीयता है, उसका जो पेस्ट है वो जरूर होते रहना चाहिए। इसमें मैं एक बात ये भी कोट करनी चाहूंगा, जब हम पढ़ते थे कॉलेज में, तो शायद अभी तो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, ये 80-82 की कॉलेज नहीं, शायद जब इंटरमीडिएट में थे, तो एक पिक्चर आई थी धर्मेंद्र की, क्रोधी, क्रोधी नाम से आई थी वो उसमें विलेन बनता पहले, और फिर बाद में वो भागता हुआ पुलिस से, शायद अब इतना याद भी नहीं है मेरे को, वो कोई शायद प्राण होते हैं, वो कोई साधु बने होते हैं, उनके ग्रुप में शामिल हो जाता पुलिस से बचने के लिए। तो प्राण उनको पहचान लेता, उसको वो कहता अरे फला आचार्य, उनको नाम देता, आप कहाँ रह गए, आइए हमारे साथ। तो बाद में क्या होता है, वो उसको हैंड ओवर करता है अपनी, वो शायद डेथ हो जाती है प्राण की, उनको अपनी जो गद्दी होती है उसको हैंड ओवर करके, अब इतना मेरे याद नहीं है, परंतु धर्मेंद्र का उसमें कायाकल्प हो जाता है। वो पहले विलेन था, और फिर वो
उसमें बहुत बड़ा एक सज्जन, एक साधु बन जाता है। तो अब मेरे कहने का मतलब ये है कि वो तो पिक्चराइज किया गया था, परंतु जितनी आत्मीयता से प्राण ने उसको पुकारा था, मेरे को वो अब भी वो सीन याद आता है कि वो उसका कायाकल्प उस पुकारने नहीं कर दिया था उस क्रोधी पिक्चर में, ऐसा मेरे को आभास है। तो दूसरी बात, एक इसमें मैं ये भी यहाँ गुरुदेव ने ये भी कहा कि देखिए व्यक्तित्व के लिए जो एक एग्जाम्पल दिया है गुरुदेव ने के इतने विषाक्त वातावरण में, इतने राक्षसी परिवेश में विभीषण भी थे जो उनके फिलों में नहीं बहे थे, जो बहुतायत में वहां पर राक्षस रहते थे और वातावरण भी राक्षसी था, उसमें वो नहीं बहे थे और उनकी चिंतन की दिशा अलग थी, उनका आचरण अलग था। और गुरुदेव ने एक इतना सटीक एग्जाम्पल ये भी इसमें दे दिया, जो पुलस्त्य थे रावण के, शायद वो दादा थे या समथिंग पिता थे, ये तो मेरे को इसमें नहीं है मालूम, परंतु ये है कि वो उनके जो देवरूप परिकर था, उनका जो पूरा वातावरण ऋषि वातावरण बनाया हुआ था उन्होंने वहां पर, उसमें भी वो राक्षस पैदा हो गया था। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि गुरुदेव कह रहे हैं कि अपना निजी दृष्टिकोण, अपना निश्चय, कॉन्फिडेंस और संकल्प और साहस, ये भी काम करते हैं। यदि ये हमारे निजी, मतलब निजी उन्होंने बोला कि व्यक्ति विशेष का, यदि हमारा व्यक्ति विशेष का संकल्प बिल्कुल सटीक है और उसका साहस है हमारे यहाँ, हमारे अंदर, और जो निश्चय है वो दृढ़ है, तो हम अपने व्यक्तित्व को विपरीत परिस्थितियों में भी ढाल सकते हैं। गुरुदेव ने कई जगह कहा भी है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं है, तो वो इसी रेफरेंस में उसको हम यह समझ सकते हैं कि जो परिस्थितियां हैं वो कमजोर व्यक्तित्व वाले के लिए प्रभावी होती हैं। जिसका निश्चय दृढ़ होता है और साहसी आदमी होता है, संकल्प उसका मजबूत होता है, उस पर परिस्थितियां हावी नहीं होती है। इतिहास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पलों से भरा हुआ है। नेपोलियन बोनापार्ट का एग्जाम्पल है कि मैं अपने राजा बनूंगा या नहीं, पामिश से पूछा, पामिश ने कहा तेरे हाथ में लकीर नहीं है। कहाँ लकीर होती है? यहाँ पर होती है, चाकू लिया खींच दी। और इतिहास गवाह है कि वो फ्रांस का राजा रहा। फ्रांस का क्या, वो बहुत बड़ा एक वर्ल्ड फेमस आदमी हुआ है, दुनिया में उसकी बहुत बड़ी गिनती होती है आज भी। तो कहने का मेरा तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यदि हमारा निश्चय दृढ़ है और हमारा जो साहस है वो डोल नहीं जाता है, संकल्प मजबूत है, तो हम अपने चरित्र को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। बालकों का उदाहरण भी गुरुदेव ने इसमें दिया कि जो माता फीडिंग करती है बच्चे को, माता दूध पिलाती है, तो दूध के साथ साथ में जो फिजिकल जो पौष्टिक तत्व तो जाए रहा, परंतु उसके साथ में जो उसकी भावना है, जो वो बच्चे को देना चाहती है भावनात्मक रूप से, वो भी उसको ट्रांसफर कर देती है। और ये बिल्कुल सटीक है। जय कि भोजन के साथ में ये बलि वैश्य जो परंपरा है, उसमें भी तो वही बात है। जो बलि वैश्य यज्ञ के लिए एक अभियान राव साहब चलाए हुए हैं हमारे इधर एनसीआर में, एक बहुत बड़ा अभियान चला रखा उन्होंने, तो उसके एक्सप्लेनेशन में भी वो यही बात तो कहते हैं, गुरुदेव ने भी यही बात कही है कि भोजन को प्रसाद बना देते हैं और उसमें जो बनाने वाला है उसकी भावना भी बहुत बड़ा महत्व रखती है, उसकी मनोदशा बहुत बड़ा महत्व रखती है। जो किचन में भोजन बना रहा है उसके जो फिजिकल है, जो फिजिकल हाइजीन है, वो तो महत्व रखती है, पर उसका इतना बड़ा महत्व नहीं होता जितना बड़ा उसका भावना का, उसके मानसिक स्थिति का महत्व होता है। तो माता के साथ में जो गुरुदेव ने ये बोला है, इसमें एक है कि वो भी ट्रांसफर होती है और संवेदनात्मक घनिष्ठता होती है माता की। गुरुदेव ने संवेदनात्मक घनिष्ठता भी इसमें वर्ड यूज किया है। वो तो हो जाती है, ममत्व तो निकल के आता ही है। अब यदि इससे हटके एक बात अमन जी, इसमें एक बात ये भी देखी जाती है कि यदि लास्ट पैराग्राफ पे हम ध्यान दें, लास्ट पैराग्राफ जो गुरुदेव ने इसमें बोला है, जो लिखा हुआ है लास्ट पैराग्राफ में, देखिए मैं उसको डिटो पढ़ने का प्रयास करता हूं। यह व्यक्तित्व चरित्र ही है जो व्यक्ति अपने बलबूते निर्मित करता है। यह व्यक्तित्व चरित्र ही है। फिर करेक्टर वाली बात आ गई है। जिस करेक्टर को गुरुदेव ने बोला है कि करेक्टर प्रखर चरित्र, जो प्रखर चरित्र की बात गुरुदेव ने की है,
और उत्कृष्ट चिंतन की बात की है, शालीन व्यवहार की बात की है। फिर यहाँ पे वही लिखा जा रहा है कि यह व्यक्तित्व चरित्र ही है जो व्यक्ति अपने बलबूते निर्मित करता है। परिस्थितियां सामान्य स्तर के लोगों पर ही हावी होती हैं। वो ये बात है, जो कमजोर मनोभूमि के आदमी होते हैं, जिनमें आत्मबल की कमी होती है, मनोबल की कमी होती है, साहस की कमी होती है, और जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है। स्वामी जी ने भी एक जगह कहा है, उनका कोट मैंने पढ़ा है, वो पुस्तक में पढ़ा मैंने, कि मैं नास्तिक उसको नहीं मानता जो भगवान को नहीं मानता है। मतलब नास्तिक वो है जिसे अपने ऊपर विश्वास नहीं है। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि जिसे भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है वो नास्तिक नहीं है। नास्तिक वो है जिसे अपने ऊपर विश्वास नहीं है। तो ये भी एक चरित्र के परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने ये बात यहाँ पर कही है। और प्रतिभाओं के जो टैलेंट है वो भी गुरुदेव ने लिखा है कि इसमें वो ऐसा नहीं कि वो क्या कहेंगे जेनेटिकल ट्रांसफर होता है। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत वंशानुक्रम हो सकता है, परंतु यदि ऐसा होता तो फिर वो भाग्य और प्रारब्ध से भी बुरी बात हो जाती। फिर तो आदमी बंधा रहता कि हम इस कुल में जन्म लिया, हमने ऐसे माता पिता के यहाँ जन्म लिया है, तो हम भी ऐसे ही बनेंगे, हमारी भी ऐसी मनोदशा होगी, और हमारा जो चरित्र है ऐसी बन जाएगा। तो जो वंशानुक्रम वाली बात है, उसकी बात है, जेनेटिक ट्रांसफर वाली बात है, वो इसमें ऐसा 100% नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकता है, परंतु 100% उसमें बिल्कुल नहीं है। और यही बात कही थी उस वक्त लेमार्क ने नहीं, इसने ग्रेगोर जॉन मेंडल ने। एक बात चैत्य के परिप्रेक्ष्य में व्यवहार वाली आती है। देखिए, चिंतन तो अपना है ही है। चिंतन के लिए तो प्रज्ञा पुराण में बोला गया, अचिंत चिंतन हमारा बेड़ा गर्क कर देता। जो हमें नहीं सोचना चाहिए उस पर हम सोचते हैं, और जब सोचते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, वो सारी ना सोचने वाली बातों को हमारे अंदर ले आता है, नेगेटिविटी को भर देता है। तो उसका भी हमारे व्यक्तित्व पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और जो शालीन व्यवहार, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि वो शालीन व्यवहार रह नहीं पाता है। तो इसलिए ये समझ लें कि जो करेक्टर वाली बात है, चरित्र वाली बात है, वो ढांचा जो है उसका वो धड़ामधड़ी से नीचे गिर जाता है। जो प्रखर चरित्र वाली बात हम कह रहे हैं वो नहीं बन पाती है। और जो चरित्र, जो व्यक्तित्व के ये तीनों जो पैर हैं, व्यक्तित्व के तीनों जो ये पिलर हैं, व्यक्तित्व के तीनों जो ये संबल हैं, यदि इनमें से एक भी लड़खड़ा जाएगा तो हमारा ये प्रखर व्यक्तित्व बन नहीं पाएगा, जैसा गुरुदेव को हमसे अपेक्षा है या जैसा हम लेके चलते हैं। और लगभग जो आज का था उसमें तो लगभग ये कवर हो ही चुका है। बाकी ये जैसे वैभव की बात तो है ही, कि वैभव की तो आज के जमाने में बूझ है ही है। वो जो वैभववान है उसी को मान्यता ज्यादा मिलती है। जो वैभव का मतलब है जिसपे संपदा ज्यादा है, संपदा संचय करने का भूत जिसको ज्यादा चढ़ा हुआ है, उसको वैभववान ही समझा जाता है आज के टाइम में। और इसलिए दुष्प्रवृत्तियां बढ़ती चली जाती हैं। आज के टाइम में यदि हम देखें, हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, एनसीआर में हाहाकार मचा हुआ है। भारतवर्ष की राजधानी के नजदीक का जो परिवेश है, इसमें अमन जी भी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं। तो देखते हैं इसमें कि जितना बड़ा व्यभिचार और जितना बड़ा नेगेटिविटी वाला माहौल यहाँ बना हुआ है, क्योंकि पैसे की चमक दमक बहुत ज्यादा है। इसको हम कह सकते हैं कि वैभव फैला हुआ है। और जहाँ कॉमर्शियल दृष्टिकोण हर आदमी का बना हुआ है, वहां पर दुष्प्रवृत्तियां तो पनपनी है। जहाँ पर पैसा ओरिएंटेड होगा, जहाँ पर मनी ओरिएंटेड सारी बातें होगी, तो करेक्टर का उससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। और व्यक्तित्व, इसलिए अच्छे व्यक्तित्व का बहुत ज्यादा अभाव है, नितांत अभाव है। हम यहाँ पर क्या, हर परिवेश में देखें तो यूं तो दुनिया एक ग्लोब बन गई है, एक ग्लोबल विलेज बन गया आज की डेट में संसार। तो अमन जी, लगभग मुझे जो कहना था वो लगभग कह चुका है। मैं नहीं चाहता कि बहुत बड़ी फिलोसफी में इसमें घुसा जाए। तो जी अमन सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको और आदरणीय मनीषा त्यागी आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली
हम बहुत पहले से अम, अम, बचपन से ही आदरणीय त्यागी जी के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें प्रेम से हम लोग अंकल आंटी बोलते हैं। वैसे हम सभी लोग गुरु भाई बहन हैं। लेकिन एक प्रेम है जो उनका हम पे बरसता रहा है और उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दोनों का, दोनों ऋषि पति-पत्नी। इसके बाद जो है मेरा और भी भाइयों-बहनों से निवेदन है कि इसमें जो है कृपया अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे। इसमें जो एक महत्वपूर्ण इसमें बात हमें लगी है, वैसे तो पूरा ही चैप्टर इसमें बहुत महत्वपूर्ण है और आदरणीय त्यागी जी ने इसको बहुत ही अ, इसको सरल और सुपाच्य ढंग से इसको प्रस्तुत किया है। लेकिन जो इसमें जो एक बहुत बड़ी इसमें ये बात कही गई है कि चरित्र मनुष्य की मौलिक विशेषता का उत्पादन है एवं उसका निजी उत्पादन है। इसमें उसके निजी दृष्टिकोण, निश्चय संकल्प एवं साहस का पुटोदेक होता है। तो हम लोग कभी-कभी कहते हैं कि वह व्यक्ति जो है उन परिस्थितियों में पैदा हुआ इसलिए उसे जन्मजात से या फिर उसको जो है अ, जीन्स में उसको ये चीज़ मिली है। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट कहा है, रावण का जो है जीन्स तो बहुत अच्छे थे और ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण परिवार में वो पैदा हुआ था। लेकिन उसका जिस प्रकार से उसने चरित्र बनाया, उस तरीके से उसके वंश में तो कोई नहीं था, परिस्थितियाँ भी अच्छी थी। उसको शुरू से तपश्चर्या का माहौल मिला, ऋषि कुल का माहौल मिला, लेकिन वो उस चरित्र को नहीं विकसित कर सका। और कहाँ विभीषण जो है विपरीत परिस्थितियों में भी रह के उसने अपने चरित्र को इस तरीके से उपयोगी बना के रखा कि वो सबके लिए उदाहरण सिद्ध हुए। तो ऐसा इसमें जो है ये मौलिक विशेषता हर कोई अपने चरित्र को विकसित कर सकता है। ये कहीं किसी के लिए कोई लिमिटेशन, कोई सीमा नहीं है व्यक्ति और इसमें हमारे जो जो चरित्र के विकास की जो जो ये अवसर है, मौका है, यह मनुष्य जीवन में आके इसकी एक इसको ये कहना चाहिए स्कोप है, तो इनफाइनाइट स्कोप है ये। कोई व्यक्ति जितना अधिक चाहे वो अपने आप को बढ़िया बना सकता है, शानदार बना सकता है, शालीन व्यक्तित्व अपना बना सकता है। ये जो इसमें चिंतन की उत्कृष्टता, चरित्र की श्रेष्ठता और जो अंतराल की जो है विशालता इसमें बताई गई है। तो ये हम लोग इसमें भी देखते हैं, प्रज्ञोपनिषद में भी जो इस बात को ये बात की गई है। तो और ये जो अपने चरित्र को बनाता है उसको साहसी कहा जाता है। साहसी वह नहीं है कि जो व्यक्ति समाज में रह के या जो व्यक्ति जन सामान्य में अनीतिपरक, अत्याचार-परक काम करे। साहसी तो उसे बोला गया है जो अपने से लड़ के अपने आप को विकसित करे। भगवान कृष्ण को भी हम लोग देखते हैं कि जिस लड़ाई की उन्होंने ये बात की कि अर्जुन तू निरंतर मुझे स्मरण कर, निरंतर लड़। तो महाभारत की लड़ाई तो थोड़े दिन ही चली थी, निरंतर मुझे स्मरण करके निरंतर युद्ध करने की बात कही गई है। तो ये आंतरिक युद्ध ही हो सकता है और ये बड़ी लंबी लड़ाई चलती है, बड़ी लंबी लड़ाई होती है, बड़ा अंतर्द्वंद कभी-कभी जो है कभी अंदर की दुष्प्रवृत्तियाँ अपने पे हावी हो जाती हैं और नीचे पटक देती हैं। कभी सत्प्रवृत्तियाँ हावी होती हैं और जीत जाती हैं। तो इस तरीके का अंतर्द्वंद ही चलता रहता है। लेकिन इसमें अगर सतत लड़ाई अगर चलती रहे, तो व्यक्ति कहीं न कहीं जाकर इसको ज़रूर जीतता है और इसी को ही सच्चा साहसी बोला गया है। इसमें ये कहा गया है, साहसी व्यक्ति अपने को प्रभावशाली बनाते हैं, वो व्यक्तित्व के बल पर जन-सम्मान जीतते हुए दिखाई देते हैं। तो ये एक व्यक्तित्व ही एक ऐसी चीज़ है, चरित्र ही एक ऐसी चीज़ है, जिस पर सब कुछ जिसके बलबूते पे सब कुछ जो है खरीदा जा सकता है। गुरु चरित्र के ही धनी थे। अमन सर, मेरा इसमें एक सुझाव और है, मतलब एक जी, कहना
ये भी है कि ये जो आप व्यक्तिगत निश्चय की बात हुई है ना, व्यक्तिगत निश्चय आदमी का जैसा रहेगा, जैसे विभीषण का रावण का एग्जाम्पल दिया गया, बात बिल्कुल सटीक है। उसमें गुरुदेव ने वांग्मय नंबर 13 पर प्रश्न नंबर 3.33 पर एक बात और भी कही है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सबरी जगत बंद बनी और मेनका विश्वामित्र के अधःपतन का कारण बनी। दिशा अपनाने में मनुष्य को स्वेच्छा चयन ही प्रधान है। मतलब यहां से उसे सपोर्ट मिल रही है, जो गुरुदेव ने ये वांग्मय नंबर 13 में बोला है वो बिल्कुल सटीक इसी को सपोर्ट देने वाला है। हम यदि स्वेच्छाचरण कोई सी बात को कर लें, उधर अपना निश्चय साहस अपना संकल्प सब उधर झोंक दें, यदि बुरा बनना तो बुरे बन जाएंगे, अच्छा बनना तो अच्छे बन जाएंगे। और एक बात और है, जो आप प्रज्ञोपनिषद की बात कर रहे थे, प्रज्ञोपनिषद में भी एक इतनी सटीक अच्छी बात लिखी हुई है कि मार्गों के लक्ष्य निश्चित हैं, पर मनुष्य चुनते समय मार्ग के लक्ष्य की अपेक्षा मार्गों की सुविधाओं को रुचि अनुसार चुन लेता है। जो मार्ग पकड़ लिया उसी के गंतव्य पर पहुंचना पड़ता है, फिर यह चाह महत्व नहीं रखती कि कहां पहुंचना चाहते थे। तो मेरे मतलब आपकी बात में ही मैं ये सपोर्ट में कर रहा था कि प्रज्ञोपनिषद में भी इसी बात को बोला गया, और आज के इसमें जो आया है आत्म विकास में के व्यक्तित्व के विकास का उद्गम केंद्र, उसमें घुमा फिरा के बात वही है। उसकी सपोर्ट में ये बात मैं गुरुदेव की बताना चाह रहा था, जो मैंने पढ़ी भी थी और मेरे अब भी वो ध्यान है। जी अमन सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। तो प्रज्ञोपनिषद में भी जो ये कही गई है कि मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता जो है, उसको सबसे बड़ा जो उसको मिला वो चयन की छूट मिली है, जो किसी जीव को नहीं मिली। संसार में किसी जीव जंतु को नहीं मिली, मनुष्य को चयन की छूट मिली हुई है। तो यही उसकी सबसे बड़ी एक मौलिक शक्ति भी है कि उसे चुनने की छूट है, वो अपना रास्ता चुन सकता है। तो और ये भी बात बिल्कुल ठीक है, व्यक्ति मार्ग की सुविधाओं का तो ध्यान रखता है, लक्ष्य को ध्यान में नहीं रखता है। लक्ष्य को ध्यान में रखे बिना मार्ग की सुविधाओं के बल पर मार्ग को चुन लेता है। जी। हमारे यहाँ जब दिया टीम बहुत स्ट्रांग थी, लड़कियां काम करती थी, तो उस वक्त मैं उनसे बोलता था, मैंने बेटा क्या बनना चाहोगे? तो फिर वो चुप रहती थी, फिर वो एक कोई कहता था हम तो अंकल वो बनना चाहेंगे, किरण बेदी। उस वक्त वो फर्स्ट आईपीएस थी इंडिया की, उस वक्त के आज भी हैं, कि वो हम तो किरण बेदी बनना चाहेंगे। पर उनके हाव भाव से, उनके क्रियाकलाप से, उनके घर के परिवेश से जब मैं उनसे कहता था, मैंने कहा बेटा तुम यदि ऐश्वर्या राय के पद चिन्हों पर चल के किरण बेदी बनना चाहोगे तो ऐसी इम्पॉसिबल है, कभी नहीं बन पाओगी। तो उस वक्त तो मैं ये बात वैसे ही उनसे कह देता था, परंतु जब उपनिषद पढ़ने का मौका मिला बाबूजी के सानिध्य में, तो ये मार्गों के लक्ष्य वाली बात फिर सटीक बैठी कि हम जो आचरण में लाएंगे बन वही पाएंगे, चाहे भले ही हमारी मनो मतलब हमारी कामना भले ही दिल्ली पहुंचने के, परंतु यदि हमने मेरठ की तरफ का रोड पकड़ लिया तो वो कभी दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे फिर। जी सर। बिल्कुल, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो भी रास्ता हमने चुन लिया तो फिर तो लक्ष्य तो फिर हमारा लक्ष्य तो वही निर्धारित हो गया, उसी हिसाब से हमें मिलेगा। तो जी। और भी भाइयों-बहनों से मेरा निवेदन है कि इसमें अपनी बात को रखें, और बहुत ही बढ़िया बात है ये। और यही व्यक्तित्व के विकास का उद्गम केंद्र भी है। चरित्र जिसका बढ़िया बन गया, उसका व्यक्तित्व भी बढ़िया बन गया। जी, विनायक भैया, जी। जी भैया, सभी को राम राम, सभी को प्रणाम। भैया मैं व्यक्तित्व के विकास की बात हो रही थी, तो उसमें से पूरे पैराग्राफ से एक छोटा से अंश पे मैं बात रखूंगा कि जैसे व्यक्तित्व का भी हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा कि विचारों का गठन और चिंतन का जो आधार है, जो चिंतन की दृष्टि है, उसके आधार पर ही एक व्यक्तित्व कहा जा सकता है कि गढ़ा हुआ है। तो इस पे मुझे एक लाइन मिली थी उसमें, जहाँ आज दृष्टिकोण हो गया है कि भौतिक रूप से ही हम देख के, मतलब भौतिकता ही एक मापदंड हो गई है किसी भी व्यक्ति या मनुष्य को देखने की आज के समय में। तो उसी पे छोटी सी बात रखनी थी, जैसे कि हमारे यहाँ पहले
भारत में ऐसी स्थिति थी, कुछ चीज़ें आर्थिक या फिर भौतिक रूप से परे थी। उनको आर्थिकता के स्तर पर कभी उन्हें तौला नहीं गया। जैसे हमारे यहाँ ज्ञान को इतना पवित्र माना जाता रहा है कि वो हमेशा अर्थ के ऊपर रहा। कभी भी उसे हमने अर्थ से तौला नहीं, क्योंकि वो इतनी पवित्र चीज़ है। और ऐसी कई चीज़ें आज हैं, जैसे हम महाभूत को देखें, जो प्रकृति ने हमें स्वतः ही प्रदान किए हैं, उसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। आज उसमें से अगर पानी को देखें, तो आज पानी भी बिकता है, जो प्रकृति ने स्वतः ही हमें ऐसे ही दिया है। तो आज आर्थिक एक तरह से कहें दृष्टिकोण ऐसा हो गया है कि आज धन, बल, संपदा, जिसके पास ये है, सत्ता, जिनके पास इनकी अधिकता है, हम उन्हें ही बहुत बड़ा मानते हैं। और कहीं न कहीं हमारी इसका कारण एक मूल में शिक्षा है, जो हम बचपन से ही बच्चों को स्कूल भेजते हैं। तो वहाँ पे दृष्टिकोण यही रहता है कि आप पढ़ किस लिए रहे हैं, कि एक अच्छी नौकरी मिले और एक अच्छी नौकरी और अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिले। तो कहीं न कहीं बच्चे के अवचेतन मन पे प्रभाव पड़ता है कि अंत में तो पैसा ही है जो सब कुछ है। और वहाँ जो ज्ञान की स्थिति थी हमारे यहाँ, ज्ञान, ये पंचमहाभूत हुए, प्रेम या फिर औषधि, ये सब हमारे यहाँ मतलब कभी भी ये सब मूल्य से तौली ही नहीं गई, आर्थिक रूप से या भौतिक रूप से। पर आज हमने इनको भी मिला के, इसमें पश्चिम का असर कह लीजिए, सब मिला के हमने घाल-मेल कर दिया। तो एक बात गुरुदेव जी ने इसमें लिखी थी, तो उस पे ही मुझे ये बात रखनी थी छोटी-सी। जी। प्रसून सर, विनायक सर, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। परंतु देखिए, जो ये आज का परिवेश है, इसको बदलने के लिए ही ये स्वाध्याय या गुरुदेव ने इतनी वो बड़ा साहित्य लिखा है। ये तत्कालीन आकर्षण के प्रति आकर्षित होकर ही हमने ये सब कुछ अपना ताना बाना कई पीढ़ियों से बुना है, जो अब हम जिसे हमने अब उस दोराहे क्या, बहुत सारे रास्ते, चौराहे से भी उससे बड़ा रास्ता कहा जा सकता है, उस पर लाके हमको खड़ा कर दिया है। परंतु आज भी दुर्भाग्य है कि हम, जो हमारी संतानें हैं, जो हमारे बच्चे छोटे से हैं, आजकल जो न्यूली मैरिड कपल हैं, वो बच्चे को पैदा करने से पहले ही मनी ओरिएंटेड उसका गोल डिसाइड कर चुके होते हैं। पहले डिसाइड तो पहले भी होते होंगे, परंतु पहले डिस्क्लोज नहीं होते थे। एक शर्म का पर्दा था, परंतु मैं उसे शर्म भी नहीं कहूंगा, हिचक थी। और आज उन बच्चों में शिक्षा आई तो वो हिचक भी हट गई, तो वो पहले ही इसे डिस्क्लोज भी कर देते हैं। परंतु उनकी यदि मानसिकता देखी जाए, उनका यदि सारा उनका कल्पना परिकल्पना को आंका जाए, देखा जाए, तो वो सारे गोल ही मनी ओरिएंटेड हैं। और मनी ओरिएंटेड केवल पैसा कमाएगा, बच्चा हमारा पैसा कमाएगा और धन कमाने की मशीन बन जाएगा। अब यदि उनकी इस बात को मान लिया जाए, उपनिषद वाली बात बिल्कुल सटीक यही है। उन्होंने मार्ग, अपना लक्ष्य चुन लिया, पैसा कमाना। जब वो बच्चा पैसा कमाने की तरफ बढ़ेगा, पढ़ने के बाद में, उच्च शिक्षा लेने के बाद में या निम्न शिक्षा लेने के बाद में, जब पैसा कमाने की तरफ बढ़ेगा, और जो उसके साइड इफेक्ट आते हैं, उसको स्वाभाविक तौर पे ना तो वो बच्चा एक्सेप्ट कर पाएगा और ना ही हम कर पाते उस वक्त ओल्ड एज में फिर हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि फिर कहते हैं कि हमारी कच्चे में तो ऐसा नहीं था। तो वो एक पागलपन की बात है। उस वक्त क्यों कह रहे हो? मेरी आज भी एक से बात हो रही थी फोन पे, वो मुझसे बहुत दिन से बात करना चाहते थे। तो मेरी सुबह भी उनसे बात हुई, आप मुझसे मिलना आइए, आप मिलना आइए, और अब जब मेरा कोई नहीं है, बस आप ही मेरे को अच्छे लगते हो, आप तो साधु बन गए हो, आप तो ये हो गए हो। अब यदि उनका बचपन से, जो हमसे बहुत बड़े हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, मतलब हमारे अभिभावक की तरह हैं, तो अब बचपन से यदि मैं उनके क्रियाकलाप जो देखूं, तो फिर वो सही नहीं थे। अब इस एज में जाके जो अपेक्षा वो चाह रहे हैं अपने बच्चों से, किसी से, हम भी उनके बच्चे ही हैं, तो वो नहीं है संभव। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो मनी ओरिएंटेड जो हमारा है, जो हमारी मानसिकता है, वो आज भी सेम बनी हुई है। दुर्भाग्य ये है, चलो हम जैसे जो अब प्रौढ़ अवस्था को पार कर चुके हैं, अब जो वानप्रस्थ में हम हैं, उन्होंने जो कर लिया वो कर लिया, परंतु जो आज की पीढ़ी है वो भी उसे और बढ़ा रही है। अब उसका परिणाम क्या होगा, ये तो भगवान जाने।
तो ये तत्कालिक आकर्षण से बचना है, सतर्क विवेकशीलता रखनी है, निरंतर अभ्यास में रहना है, तभी जाके इससे बच पाएंगे। अन्यथा ये संभव नहीं है। बहुत मतलब अच्छी दिशा में हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये पैसे का जो आकर्षण है, कम से कम पैसा ओरिएंटेड जो गोल है ना, पैसा ओरिएंटेड जो हम अपना गोल स्वयं बनाए या किसी और का बनाए, वो आत्मघाती पहले होगा, समाज के लिए या परिवार के लिए तो बाद में होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने जैसे लाइफ मैनेजमेंट पे काफी दिन से काम किया है, जहां पे भी केवल मनी ओरिएंटेड गोल है, वहां पे वो साइड इफेक्ट जब साथ में आते हैं उसके, तो वो उसमें बहुत बड़ा एक ऐसा प्रदूषण फैलाते हैं कि उसको वॉश आउट करना फिर उस वक्त बहुत मुश्किल होता है, जिस वक्त में हमें उसका मालूम पड़ता है। जी अमन सर। जी सर, बिल्कुल। हम लोग जो है आज सारी चीज़ें जो है विनायक भैया बोल रहे थे, सारी चीज़ों को अर्थ केंद्रित ही हम लोगों ने बना दिया है। जबकि ये सारी चीज़ें जो है हमारी शरीर मिला है तो श्रेय पथ पे चलने जो श्रेय पथ पे चलने के लिए मिला है, आत्म केंद्रित चीज़ें होनी चाहिए। तो जिसको हम जो है ये बनाते चले आ रहे हैं। जी, मीना दीदी। जी भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी प्रणाम दीदी। हाँ, ये सुशील भाई सबको विशेष प्रणाम। और ये जो बात कह रहे हैं ना, इससे एक एग्जाम्पल ऐसा मैंने देखा कि माता-पिता के ये जो होता है ना स्ट्रेस, इसे बच्चे स्ट्रेस के रूप में भी ले लेते हैं। कि एक बच्चा था जो जिसको कहते हैं ना कि उसकी मॉरल वैल्यूज़ तो बहुत हैं उसमें, लेकिन कुछ आर्थिक कमी होने के कारण या पिता इतने सफल नहीं हो पाए, तो माता ने पूर्ण उत्तरदायित्व या अपनी सारी आकांक्षाएँ उस बच्चे के सर पर लाद दी शुरू से। यानी 7वीं 8वीं से ही कहना शुरू कर दिया कि तुम्हें ये करना है, ये बनना है, इतना धन कमाना है। और आज ये स्थिति है कि वो बच्चा एक तरह से डिप्रेशन में है, क्योंकि वो इतनी छोटी अवस्था से उसके माइंड में ये चीज़ें सेट हो गई और वो जिस तरीके का उसका अपना चरित्र व्यवहार है, तो वो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं था। और अब वो बाहरी लोगों के संपर्क में ही नहीं आना चाहता। उसने अपने आप को एक जैसे होता है ना, एक अपने दायरे में कैद किया हुआ है और प्रोफ़ेशनल कोर्स कराने के बाद भी किसी काम को करने के लिए आगे ही नहीं आ रहा, कोर्स करके भी बैठ गया। तो माता-पिता का अब चाहे वो माता-पिता दोनों की अपनी आपसी अनबन रहे या कुछ भी कह सकते हैं, जब हम बच्चे को समझते नहीं हैं और ये जो हमारी आकांक्षाएँ हैं, ये हम अपने बच्चों पर लाद देते हैं। कहीं अपनी कमियाँ भी रहती हैं, अज्ञानतावश बहुत कुछ चीज़ें हो जाती हैं, पर उसको अगर बाद में रियलाइज़ भी किया जाए, तो उसका कुछ लाभ नहीं मिलता। तो बहुत सोच समझ कर हमें बच्चों के साथ आज व्यवहार करने की आवश्यकता है और उनके मनोभावों को देखते हुए ही हमें ऐसी फ़ील्ड बनानी चाहिए। लेकिन उसका वैसा भाव भी नहीं था, तब भी उसको इस तरह के कोर्स में डाला गया। सिर्फ़ ये सोचकर क्योंकि पिता की मनोभूमि ऐसी थी कि हमें ऐसे साधन नहीं मिले, हम पर पैसा खर्च नहीं हुआ, तो दादा ने पैसा लगा दिया कि चलो पोते के लिए दादा ने ही करा वो भी एफ़र्ट कि भई नहीं ये प्रोफ़ेशनल कोर्स, बड़ा कॉलेज, सब चीज़ हो गई, लेकिन बच्चा निकलना ही नहीं चाहता, उसका पब्लिक स्पीकिंग उस लेवल का है ही नहीं या वो बहुत कतराता है, एक डिप्रेस्ड स्थिति है। तो कहने का अर्थ है कि कई बार हमारे गलत निर्णयों से और हमारी सोच से बच्चों का भविष्य भी बर्बाद होता है और हम भी हाथ मलते रह सकते हैं। ये एक अनुभव था मेरा और अभी नहीं कोई मीना दीदी, समाधान नहीं दिख रहा उस आप बिल्कुल बच्चे को सही कह आगे रहे हैं। बढ़ाने के लिए। ये तो आपका अनुभव है, परंतु ये जो समाज में जो कितनों का अनुभव है और जिस स्थिति में वो बच्चा आप बता रही हैं, उस स्थिति में से उसको साइकियाट्रिस्ट को भी निकालने में बहुत टाइम लगेगा उसको भी, और बहुत आसानी से निकलने वाला नहीं है। काउंसलिंग हो, उसकी बहुत जबरदस्त काउंसलिंग हो, उसको वहां से बाहर निकाला जाए। दीदी भाई मैं साहब, वो मुझे याद है 9वीं में पढ़ता था तो माँ सबको दिखाते हुए कि देख ये ऐसा है बच्चा, ये ऐसा है, तुझे भी ये करना है। वो कह रहा अभी मुझे मम्मी 10वीं में तो आने दो। मतलब इतना उसको मानसिक रूप से, और आज वो बात ही नहीं करना पसंद करता किसी से भी। अब अपने आप को उसने एक उसमें कर लिया है। आपने जो कहा
वो जाना भी नहीं चाहता किसी से मिलने के लिए। तो यही चीज़ें हैं, तो बच्चे के साथ दिक्कत हो यदि जाती माँ है। की आकांक्षा पूरी कर भी देता, वो हाई स्कूल में आने के बाद में वो बहुत अच्छे नंबर ले आता, कहीं अच्छे जॉब पे लग जाता, खूब पैसे अब कमा रहा होता, तो क्या वो माँ की सेवा कर रहा होता? पता नहीं कहाँ यूएस होता, यूके होता, कनाडा होता, वहां माँ को रख पाता, नहीं रख पाता, समय होता या नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि वो जो मनी ओरिएंटेड जो गोल बताया गया, पैसा प्रधान गोल जो है, वो हमारे लिए हर दृष्टिकोण से आत्मघाती है। जी भाई साहब, अब वही है ना, पर समझना तो पड़ेगा हम लोगों को भी। जी 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 जी। कोई हैंड रेज है अमन जी? किसका हैंड रेज है ये? जी इको कैसा है ये? हेलो। जी जी हेलो। जी बंटी जी 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 भैया प्रणाम। सुशील प्रणाम अंकल जी प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम है सर, प्रणाम। अच्छा अंकल, एक इसमें मतलब एक चीज पूछना चाह रहा था, हम बच्चे को किस टाइप से एजुकेशन दें कि जो मतलब आगे चल के बच्चा बिगड़े नहीं। वो तो एजुकेशन, उपनिषद तो कहता है कि जब बच्चा गर्भ में आता है उससे पहले से शुरू होती है, जी और जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद भी उसके काफी कुछ संस्कार हैं, 5 साल तक वो उसको सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना होता है। परंतु आप बच्चे की जितनी भी आयु है उसके अकॉर्डिंग आप ये देखिए, ये तो विषय अलग है कि बच्चों को शिक्षा क्या दे, परंतु ये आप 100% सटीक समझ लीजिए, यदि केवल पैसा और पैसा कमाने की तरफ आप उसे धकेलेंगे या दूसरों से तुलना करेंगे, वो तो 1 रुपया कमा रहा तो 25 पैसे भी नहीं कमा रहा, वो 10 नंबर लाया तो 8 नंबर लाया है, या उससे कहीं भी आप कंपेरिजन लाएंगे या केवल पैसे कमाने की तरफ उसे धकेलेंगे, तो वो उस बच्चे के लिए भी बड़ा होगा, आत्मघाती होगा, और समाज के लिए भी और हम आपके लिए भी होगा। तो नहीं, केवल पैसे तो आपको मनी के पर्पज से नहीं सोचा हमने इस चीज को। नहीं, देखिए एक तो नहीं, सोचना होता प्रेशर वाली बात आ है। रही है अंकल, उसमें एक्चुअल में क्या है ना, देखो बच्चे को जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो हमें उस पे मतलब प्रेशर भी नहीं डालना चाहिए। अगर प्रेशर डालेंगे तो आगे चल के बच्चा क्या कर सकता है फिर उस स्थिति में। मनी से पर्पज नहीं है हमारा। सर आपका पर्पज मनी से नहीं है, बिल्कुल ठीक है, आपने जबान से कह दिया, बिल्कुल ठीक है, परंतु घर जी में और भी माता है, पिता है, बच्चे के दादा दादी हैं, जो भी परिवार के और सदस्य हैं, किसी को भी उसके कोमल मस्तिष्क पे इसकी छाप नहीं पड़ने देनी चाहिए। दूसरी बात, जी ये आपने कह तो दिया, ये आपने बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात कह दी, पर उसके लिए आपको काफी फिर मशक्कत माननी पड़ेगी। कोई उसको उसे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स ना कभी कोई फील कराए तो आपको सपोर्ट देनी पड़ेगी, भले ही उसके बहुत कम नंबर आ गए तब भी आपको सपोर्ट देनी, नहीं तेरा अच्छा किया, कोई बात नहीं, तेरा बहुत अच्छा एग्जाम दे के आया, तेरे नंबर कमाए, कोई बात नहीं, अगली बार तुम बहुत और अच्छा पढ़ना। तो आपको समय समय पे अपने आप को भी ट्यून करके, अपने आप को अपडेट करके उसको सपोर्ट में रखना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। क्योंकि जी ये जो कॉमर्शियल माहौल है चारों तरफ, कॉमर्स का बोलबाला है, पैसे का बोलबाला है चारों तरफ, उसमें आपने एक बार कह दी, उससे बात नहीं बनेगी, हमेशा उसके साथ चिपके रहना है, उसकी सपोर्ट में, बच्चे की सपोर्ट में, उसको जी मानसिक सपोर्ट पूरी देनी है। तो ये है सर मेरे कहने का मतलब। जी 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 सुशील भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आज के विस्तार के लिए, और अमन भैया सभी को। एक चीज मैं इंगित करना चाहूँगा कि अ, हमारा व्यक्तित्व, हमारा चरित्र, इनका जो आधार की आज हम लोग बात कर रहे हैं, और उसके साथ एक बात और आ रही है कि आज का जो हमारा आकर्षण का केंद्र हो गया है, आज की चकाचौंध कह लें, चमक-धमक, जो वैभव है, तो केंद्र भी हो गया है और प्रधान भी, जैसा आपने बताया कि प्रधान जो है अर्थ प्रधान हो गया है। तो इसमें हो क्या रहा है कि हम लोग इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ निर्मित हो रही हैं, और उनका हल हम कहीं देख नहीं पा रहे हैं। और फिर पहुँचते हैं कि ये चीज़ें जो है ऐसी होनी चाहिए कि हमें जो है अर्थ प्रधान नहीं होना चाहिए। सही बात है, हमें अर्थ प्रधान नहीं होना चाहिए, लेकिन अर्थ का भी अपना महत्व है। समृद्धि जो है वही संस्कृति की सुरक्षा करती है।
हमें आज की ठीक है, हम क्या कर सकते हैं आज के परिवेश में, आज की स्थिति में जो चल रहा है, जो भी शिक्षा दीक्षा चल रही है, उसमें हमें अपनी जैसे आपने भैया बात कही ना कि स्वाध्याय जब हम लोग कर रहे हैं तो इन सब के माध्यम से परिवर्तन हो पाएगा, कर पाएगा। सही बात है। यही एक ऐसा माध्यम है कि अगर हम इसका भी अपने शिक्षा में स्थान दे पाएँ। अगर शिक्षा में, विद्यालयीन शिक्षा में नहीं है तो घर की शिक्षा में हम कैसे दे सकते हैं? हमें बच्चों को ठीक है प्रेशराइज़ नहीं करना है, लेकिन उनको एक धर्म का भी ज्ञान देते चलना है कि वो प्रेशर में ना आएँ। हम केवल एक ही पार्ट अगर हम चाहते तो हैं और हर कोई चाहता है, ऐसा कोई नहीं कि नहीं चाहता है कि उसकी स्थिति ठीक हो। हाँ, और अर्थ बहुत ज़रूरी है हमारी हमारी ये उसके लिए जीवनचर्या के लिए। लेकिन कितना ज़रूरी है वो हमें तय करना है। वो जब हम प्राप्त करेंगे तो फिर हमें उसका क्या करना है वो बात का विषय है। लेकिन अभी का विषय यही आता है भैया कि हमें दोनों शिक्षा बहुत ज़रूरी है देना और ये विकृति तो बहुत सा इधर कुछ 100 सालों से उसके बहुत कारण उस पे हम अभी नहीं जाना चाहेंगे। विनायक भैया ने इस बात पे बात भी रखा। तो उन सब चीज़ों से विकृति आई हैं और परिस्थिति भी ऐसा हुआ था कि इस ओर हुआ। लेकिन इसमें सुधार हम कैसे कर सकते, सुधार ऐसे ही कर सकते हैं कि हम ऐसी शिक्षा की कुछ व्यवस्था करें घर पे जो हम दे पाएँ। और ये शिक्षा बच्चों से ज़्यादा अभिभावक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभिभावक जैसा रहेगा, हम सब लगातार पढ़ते आ रहे हैं प्रज्ञ उपनिषद से यहाँ पे भी, वैसे ही चीज़ें जो है मनोभाव जो है बच्चों में वो स्थानांतरित कर पाएगा। तो ये सब इन सब से सबसे पहले अपने आप को जो है शिक्षित किया जाए और फिर वैसा वातावरण निर्मित किया जाए तो अपने आप ही बच्चे जो है निकल पाएँगे। और अभी तो 1-2 विषय पहले हम लोग पढ़े भी थे, विषाद का जो कितना महत्व है। तो विषाद में ही अधिकतर लोग जा रहे हैं आज के समय में। क्यों? क्योंकि बस वो एक ही तरफ बढ़े हुए हैं। वो अंदर से वो झकझोर आएगा ही। वो आएगा तो फिर लोग डिप्रेशन में जाएँगे, वही स्थिति हो रही है। तो उस स्थिति में हमें जो है ऐसी ही शिक्षा का अवलंबन लेना ही पड़ेगा। बिना इसके कोई और कोई रास्ता तो है ही नहीं। और विषाद इसलिए आया ही है कि हम उस तरफ जो है प्रकाश डाल पाएँ। जी। जी भैया, धन्यवाद। हाँ, अमन भैया। जी, जी बताएँ। हाँ भैया, ये क्वेश्चन था जैसे जो बच्चे को हमने कंट्रोल करके 9th 10th और फर्स्ट ईयर इंटर टॉप करा लिया उसको, अपनी कंट्रोलिंग के अनुसार। जैसे बच्चा बाहर स्टडी करने गया तो उस स्थिति में हम बच्चे को कैसे देख पाएँगे कि बच्चा क्या कर रहा है? जी, तो उस उसका स्थिति मन में चिंतन वहाँ क्या काम करेगा उस स्थिति में? बिल्कुल। जी। तो देखिए ऐसा है जैसे सर, हम लोग सब जो आप कह रहे हैं वो बात जी ठीक अंकल। है आपकी। मैं जी, जी। एक बात ये बताना चाहूँगा आपको। मैं एक एग्ज़ाम्पल से ये दुविधा है सब बहुत सारे पेरेंट्स की जी कि बाबू एक जी। बार, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर से हूँ, तो एक बार हमने कपास की एक जो किस्म है ना, कपास की नई लाके बोई। पहले तो वो कपास की देसी किस्म होती थी, तो नई लाके जब वो हमने बोई तो वो पूरी सर्दी खिलती थी। उसको अमेरिकन कपास कहते थे गाँव में जब छोटे-छोटे थे हम, कि ये जी बाबू अमेरिकन जी। कपास है। हुँ। तो हमारे फादर ले आए थे उसे। तो उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि सर्दियों में उसमें एक कीड़ा लगता था, और वो कीड़ा जो लगता था वो उसके पत्ते को खा के गोल कर देता था, और गोल करके कीड़ा उस पत्ते के अंदर घुस जाता था। तो उस वक्त जो बीएससी, ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड पाउडर आता था, अब तो बैन कर दिया गवर्नमेंट ने, उसका हुँ। स्प्रे करते थे। और जो कॉन्टैक्ट पॉइजन है उनका स्प्रे किया जाता था। तो वो क्या था, क्योंकि कीड़ा अंदर घुसा बैठा है, उस तक वो कॉन्टैक्ट पॉइजन नहीं जाता था। तो जी। वो वहां पे फिर सिस्टेमेटिक पॉइजन जब उस पर स्प्रे होता था तब मरता था वो। तो उसको लीफ रोलर बोलते थे, क्योंकि पत्ती को घुमा देता था। तो जी। सिस्टेमेटिक पॉइजन स्प्रे करने से क्या था कि पौधे का भी नुकसान होता था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे रोग जो है युवाओं का लीफ रोलर तक बन आ गया है बन के, तो फिर वो सिस्टेमेटिक पॉइजन ही काम करता है। वो वाला उपचार काम करेगा, उसमें काफी कुछ परेशानी है। और यदि बच्चा जो आप कह रहे हैं कि जब बाहर जाएगा हम उसे कैसे सर्च आउट करेंगे, कैसे हम उसका देखेंगे कि किस पथ पे चल रहा है। आज के ग्लोबल माहौल में, आज के उस माहौल में जहां पर नेट बिल्कुल उसको पैदा होने से पहले ही ओपन है हमारे लिए, वो सब कुछ ना देखने की चीज भी देखेगा उस पर, ना पढ़ने की चीज भी पढ़ेगा उस पर।
और वो सब उसके लिए एक दिन यदि आपने उसको प्रोटेक्ट करके एक पर्टिकुलर एज तक इंटर तक आपने रख लिया या हाई स्कूल तक रख लिया, उसके बाद वो बाहर चला गया, तो उस वक्त जो आपने एक मेम्ब्रेन चढ़ा दिया उसके ऊपर, सेमी पारविएबल मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन उस ना देखने वाली चीज को और जो ना पढ़ने वाली चीज है और बहुत सारी चीजों के दुष्प्रभाव को उसके कॉन्शियस माइंड से ही वापस कर देगी। वो सबकॉन्शियस में अंदर नहीं जाएगी। वो बुरी परिस्थितियों में रहते हुए भी वो बुरा आदमी नहीं बनेगा यदि बेस आपने उसका मजबूत कर दिया है। मेरा भतीजा एसबीटीआई है, पता नहीं कौन सा कॉलेज है कानपुर में, वहां से बीटेक करके आया, भतीजी आईआईटी मुंबई से है। तो अभी तक मैं ये कह सकता हूं कि उनको वो सेमी पारबियल मेम्ब्रेन ने बचाया हुआ है। जहां पर बिटिया बताती थी कि वहाँ फोन कर दो तो दारू वाला दारू दे के चला जाता है, कमरे में बोतल दे के चला जाता है, और बहुत सारी चीजें वहाँ ऐसी होती हैं, वो सभी जानते हैं। परंतु वो यदि हमने फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया तो बात बनेगी, बनता उस फ्लो में वो बच्चा बह सकता है। जी सर, अमन सर जी बताएंगे। जी सर, आपने बिल्कुल सही बताया। तो इस समय जो सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि जो है जिसको आदरणीय त्यागी जी ने बोला, तो चकाचौंध इतना बढ़ गया है कि उसमें अपने अस्तित्व को जिंदा रखना, अपने आप को सही रखना मुश्किल है। तो स्थिति में एक ही चीज़ हमें बचा सकती है, आत्मा का अवलंबन, अध्यात्म और धर्म। यही चीज़ हमें बचा सकती है। तो जब भी व्यक्ति को जो है अगर कोई रोक सकता है तो उसको उसका अंतःकरण ही रोक सकता है गलत जाने से। बाहर की कोई शक्ति काम नहीं करेगी। वो चाहे वो सारे परिजनों से घिरा हुआ हो, अगर उसमें उसको गलत करना तो सभी के बीच में भी गलत कर लेगा। और जी अगर उसका अंतःकरण इतना स्ट्रॉन्ग है तो फिर बाहर जाके भी कभी कुछ वो अकेले में रहते भी कुछ कभी कुछ वो गलत नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहली और महती आवश्यकता है कि बच्चे के अंदर उसकी आत्मिकता को, आध्यात्मिकता को विकसित किया जाए बचपन से ही। उसको जो है ये प्रेरणा दी जाए, आध्यात्मिक मार्ग पर उसको चलने की प्रेरणा दी जाए, उसके अंदर सुसंस्कारों को विकसित किया जाए। अगर ये एक तरीके से विकसित हो गया, तो फिर एडवर्स कंडीशन में कहीं पर भी कोई उस पर ये नहीं आएगा। इसलिए मैं सबसे अधिक जितना हम फ़ोकस आज ये कर रहे हैं कि बाहर का हमारा विकास हो जाए, उतना फ़ोकस हम कर देंगे अगर अंतःकरण का विकास किसी तरीके से हो जाए, तो फिर दिक्कत कहीं नहीं आएगी। जी। जी भैया, धन्यवाद। बिल्कुल सटीक बात है। इसके अलावा और कोई चारा है भी नहीं आज के टाइम में। जी, मीना दीदी। जी भैया, अगले भैया, चैप्टर्स में आएगा, वो भी गुरुदेव का मार्गदर्शन है। तो जैसे भैया के छोटे बच्चे हैं, प्रणाम भैया। तो वो जो चाह रहे हैं कि बच्चों को आजकल उनकी ना एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। तो उसमें जो है ना कि अगर हमें कुछ उनका कोई रुचि नज़र आ रही हो, तो जैसे लड़के होते हैं तो इनको किसी स्पोर्ट्स वगैरह में लगा दिया जाए, मतलब एक विधिवत ट्रेनिंग, तो काफ़ी उससे लाभ हो सकता है। या हमें कुछ समझ में आ रहा हो कि वो ड्राइंग में या जिस भी चीज़ में उनकी रुचि है, उसके लिए उनको कुछ अतिरिक्त समय दिया जाए। और जो गुरुदेव की एक बात है कि एक आँख सुधार की, एक दुलार की, दोनों चीज़ों को अपनाते हुए और वॉच रखा जाए। वो जो अभी प्रसून भैया ने कहा कि पेरेंट्स की भूमिका बहुत अधिक है इस समय पर। और जैसे आप जैसे जो पेरेंट्स हैं, जो सचमुच चाहते हैं कि बच्चे सही दिशा में आगे बढ़ें, तो बाकी गुरुदेव से प्रार्थना है साथ-साथ। तो ये सब चीज़ें जो अमन भैया ने बताया, ये संस्कार हो ही रहे हैं उन लोगों के और दिए जा रहे हैं। तो अभी वाले हिसाब से बहुत बच्चों में ऊर्जा बहुत अधिक है। मैं तो रोज़ देख पा रही हूँ और हम कहीं न कहीं चैनलाइज़ नहीं कर पाते छोटे बच्चों की उस एनर्जी का। तो यदि कर पाएँ तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में उनको कहीं न कहीं लगाया जाए, नहीं तो मोबाइल ने तो बहुत हाल ख़राब किया हुआ है इस समय पे। यही है। जी, प्रणाम भैया। जी, तो समय हो गया। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत ही अच्छी चर्चा रही आज, और इसमें से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी निकल के आते हैं, जिसको हम सभी लोग प्रयास यही करते हैं कि इसको कहीं न कहीं जो है हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके देखें। तो आज जो चरित्र निष्ठा का, जो चरित्र को उत्कृष्ट बनाने का जो हमने पढ़ा है, तो परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना है कि हम सभी लोग अपने चरित्र को बनाने के लिए जो है हमेशा प्रयासरत रहें, और
इसी के बलबूते अपने देवत्व को विकसित करने के लिए हमेशा जो है इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। तो ऐसी परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से सभी ऋषि सत्ताओं से प्रार्थना है। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत हार्दिक आभार। आदरणीय त्यागी जी को बहुत-बहुत हार्दिक आभार आज के वचन और आज के सार संक्षेप के लिए। आइए इसी के साथ में हम लोग आज की कक्षा का यहीं पर विराम देते हुए शांति पाठ करते हैं। ओम शांति।